देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों पर देशभक्ति का ज्वार आया है। अब आज़ादी का 50वां वर्ष जब मनाया गया था, वो भी एक महत्वपूर्ण तारीख होती है। उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उनको ख्याल नहीं आया, बल्कि ये कहिए कि आज़ादी के बाद जो है उन्होंने कभी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना ही नहीं। आज के दिन भी मन में इनके वही भगवा जो है झंडा, वही जो है असली झंडा है देश का, उनकी मान्यता ये है। अभी कर्नाटक का कोई बीजेपी का नेता जो है उसने कहा भी कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन भगवा झंडा जो है लाल किला पर फहराया जाएगा। तो इन लोगों का देशभक्ति का जो नुमाइश हो रहा है, उस नुमाइश के पीछे वजह यही है कि हमेशा इनके देशभक्ति पर सवाल जो है उठता रहा है। आज़ादी की लड़ाई जो है देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान थी। आज़ादी की लड़ाई में कहीं ये दिखाई नहीं दे रहे थे। जो संघ है या हिंदू महासभा है, कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें हो कि संगठन जो के स्तर पर, संगठन के तौर पर ये लोग आज़ादी की लड़ाई में जो है भाग लेंगे। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज के जम्मू कश्मीर का कंप्लीट कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन पूर्ण रूप से करना हम सबका दायित्व है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशनल टास्क दैट यंग ऑफ इंडिया एंड यंग ऑफ कश्मीर मस्ट डू टुडे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झंडा खादी का हो या पॉलिएस्टर का, यह सवाल तो है ही, लेकिन क्या इतने कम समय में 20 करोड़ झंडे का उत्पादन, वितरण, विक्रय वगैरह सब हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस समय कई निर्माताओं का कहना है कि अचानक आए ऑर्डर को पूरा करने के लिए ना तो सामग्री है ना पूंजी है। इससे पहले इतने कम समय में इतना झंडा ना कभी बना होगा ना बिकेगा। देश में कितने सप्लायर हैं जो इतने कम समय में 20 लाख या 1 करोड़ झंडा बनाकर उन्हें पैक कर देश के दूसरे हिस्से में सप्लाई कर सकते हैं? 17 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद हर घर तिरंगा अभियान को ठोस रूप दिया। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई जिस पर सप्लायरों के नाम हैं: आशीष, रविंद्र, राजीव, रमनीश, कीर्ति कुमारी, प्रदीप, आरती, स्वप्ना, इमरान, रियाज, सुबोध, गिरिराज, जावेद, चंद्रजीत, जितेंद्र, अंकित, अनुराग, ममता, संगीता, निर्मल और जुबैदा, सीमा, अहमद, अनूप, सुमित्रा, ताही। इस तरह से इन नामों को सुनकर ऐसा लगता है कि मोहल्ले के बुजुर्ग सारे बच्चों को पुकार रहे हैं। वेबसाइट पर 4-5 का ही पूरा नाम दिया गया है। बहुतों के नाम पूरे नहीं है या ऐसे ही होंगे जैसे आशीष या चंद्रजीत, सीमा या संगीता। इनकी कंपनी के नाम क्या है पता नहीं चलता। शहरों के भी नाम नहीं दिए गए हैं, केवल इनके नाम हैं, ईमेल हैं और फोन नंबर। 18 जुलाई के प्राइम टाइम में हमने बताया था कि सरकार ने हर घर तिरंगा नाम से एक वेबसाइट बनाई है जिस पर केवल 11 सप्लायरों के नाम दिए गए हैं। कईयों के शहरों के भी नाम और फोन नंबर दिए गए थे। इनमें से ज्यादातर सप्लायर गुजरात के थे, लेकिन 3 से 4 दिनों के भीतर सप्लायरों की सूची में 50 से अधिक नाम जोड़ दिए गए हैं। यह खबर 19 जुलाई के संदेश अखबार की है। गुजरात का बड़ा अखबार है। लिखता है कि सूरत के एक डाइंग मिल में 1 करोड़ झंडा बनाया जा रहा है। इस अभियान का यह भी एक अच्छा असर है। मेरी राय में अगर इस अभियान से सूरत की कपड़ा मिलों को इसी तरह का काम मिलता है तो उसे केवल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि झंडे तो दूसरे राज्यों में भी बनेंगे और बिकेंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? हर घर तिरंगा वेबसाइट पर जिन लोगों के नाम हैं उनमें से कईयों से हमारे सहयोगियों ने फोन पर बात की। पहले तो यही पता चला कि अब इसकी वेबसाइट पर कई ऐसे सप्लायरों के नाम जोड़ दिए गए हैं जो केवल गुजरात के नहीं हैं, गुजरात के बाहर के भी हैं। तेरह अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच अमीर से गरीब, दफ्तर से लेकर दुकान, महल से लेकर घर और घर से लेकर झोपड़ी, हर जगह तिरंगा फहराया जाना है। हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर ज्यादातर सप्लायरों के नाम पिछले 2-3 दिनों में ही जोड़े गए हैं। हमारे सहयोगियों ने कुछ नंबरों पर फोन किया, तब बातचीत के दौरान पता चला कि इनमें से कईयों के पास झंडा बनाने की तैयारी नहीं है। हमें यह तो पता नहीं चल सकता कि इनसे 1 करोड़ झंडा बनाने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन कई सप्लायरों ने कहा कि हमसे 1 करोड़ झंडा बनाने के लिए फोन आया था। हमारे पास उतना पॉलिएस्टर का कपड़ा भी नहीं, पूंजी भी नहीं।
हम अगर 20 लाख झंडे बना भी लें तो उसे गिनने में और उसकी पैकेजिंग करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। कईयों का कहना है कि कोई ठोस तरीके से ऑर्डर भी नहीं दे रहा, केवल जुबानी बातें कर रहा है। किसी ने कहा कि पॉलिएस्टर का झंडा बनाने की तैयारी नहीं है, सरकार ने काफी देर से फैसला लिया है। कोई कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा बनाकर सप्लाई करने के लिए फंड ही नहीं। कुछ ने बताया कि सरकार ने जो ई पोर्टल बनाया है GEM, उसके लिए अभी टेंडर भरने को कहा जा रहा है। एक ने कहा कि पहले लागत आकार के हिसाब से हुआ करती थी। अगर खादी का एक झंडा 20 रुपए का पड़ रहा है तो 1 करोड़ झंडे के लिए 20 करोड़ कहां से लाऊंगा। हमने बहुत कोशिश की कि सप्लायर या निर्माता अपनी बात रिकॉर्ड पर कहें, लेकिन जैसे ही कहा कि फोन से रिकॉर्ड कर लीजिए या वीडियो पर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो बातचीत समाप्त कर दी गई। तिरंगा झंडा बनाने वालों में से कईयों ने कहा कि इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि पूरा करना उनके बस की बात नहीं। क्या यह इतनी बड़ी बात है कि इसे ऑन रिकॉर्ड कहने के लिए किसी के पास साहस नहीं है? तिरंगा की यही तो खूबी है कि देख लेने भर से गलत को गलत कहने की हिम्मत आ जाती है, थाम लेने भर से जान देने का जज्बा आ जाता है। लेकिन तिरंगा बनाने वालों से जब हमारे सहयोगियों ने कहा कि जो परेशानी आप बता रहे हैं उसे रिकॉर्ड पर कह दीजिए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। लोग भले अपनी छत पर तिरंगा ना फहराएं, अपने दिल में जरूर फहराएं ताकि बोलने की हिम्मत आ जाए। इन सप्लायरों की बातचीत से एक चीज निकल कर आई कि सरकार ने देरी से फैसला किया होगा। कम से कम सप्लायरों को देरी से पता चला है। वे मानते हैं कि करोड़ों झंडा बनाने के लिए और बाजार में भेजने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या सरकार ने इस अभियान के बारे में देर से फैसला लिया या सप्लायरों को देर से जानकारी दी। यह वित्त मंत्रालय का सर्कुलर है, इस पर तारीख लिखी है कि 31 मई 2022। लिखा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को लागू करने वाली राष्ट्रीय समिति का फैसला है कि हर नागरिक को प्रेरित करना है कि वह अपने घर पर तिरंगा फहराए। इस सर्कुलर के जरिए सार्वजनिक उद्यमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का आह्वान किया गया है कि वे फ्लैग कोड का पालन करें। 20 मई को संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन का एक सर्कुलर मिलता है कि गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने हर घर तिरंगा अभियान को मंजूरी दी है। इसी में लिखा है कि 13 मई को कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों के सचिवों के साथ इस अभियान को लेकर एक बैठक की थी। उसके बाद से हिंदी के अखबारों में इस अभियान को लेकर कुछ खबरें छपने लगी थी। 17 जुलाई को जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, तब यह अभियान सभी की निगाहों में आता है और राजनीतिक स्तर पर बात होने लगती है। यह सवाल उठने लगा कि 20 करोड़ तिरंगा झंडा कहां से आएगा। क्या सप्लायरों को देर से बताया गया और इस अभियान को लोगों के बीच लाने में देरी हुई? अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की YouTube पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई प्रचार वीडियो अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो 22, 23, 25 जुलाई की तारीख को अपलोड हुए हैं। जब इस अभियान को लेकर 13 मई को ही फैसला हो गया था, तब प्रचार वीडियो अभी क्यों अपलोड हो रहे हैं, जबकि अभियान के 18 दिन ही रह गए हैं? इस तथ्य को ध्यान से सुनिए। 30 अप्रैल 2022 के दिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज जारी हुई, PIB की। इसमें बताया जाता है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। इस कारण FMCG सेक्टर में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC पहली कंपनी हो जाती है जिसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर रिकॉर्ड किया है। जब खादी ग्रामोद्योग की क्षमता किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से भी ज्यादा है, तब भारत सरकार ने केवल खादी का तिरंगा अभियान क्यों नहीं चलाया? क्यों पॉलिएस्टर के झंडे को इस अभियान से विकल्प के तौर पर जोड़ा गया है? तिरंगा, आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। इसलिए कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संघ की बात में बहुत दम है। उनका कहना है कि पॉलिएस्टर का झंडा बनेगा तो खादी का झंडा कम बिकेगा, ऑर्डर कम आएंगे। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि खादी का झंडा होगा ही नहीं, लेकिन पॉलिएस्टर का विकल्प देने से खादी का झंडा बनाने वाले असुरक्षित हो गए हैं। जब खादी ग्रामोद्योग की क्षमता 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की है, तब क्यों नहीं KVIC पर भरोसा किया गया कि इसी के नेतृत्व में खादी के करोड़ों झंडे बनाने का अभियान चलाते हैं?
NarendraModi.in पर प्रधानमंत्री का एक कथन लिखा हुआ है कि जब हम खादी खरीदते हैं तब दिन रात मेहनत करने वाले लाखों बुनकरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। 30 दिसंबर 2021 को जब फ्लैग कोड में बदलाव किया गया और पॉलिएस्टर का झंडा बनाने की बात जोड़ी गई, तब पॉलिएस्टर को लेकर कहीं कोई खास चर्चा नहीं होती है। कम से कम मीडिया रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि इतना बड़ा अभियान आने जा रहा है। क्या उस समय हर घर तिरंगा अभियान का खाका बन चुका था, जिसके कारण फ्लैग कोड में बदलाव किया गया? अगर ऐसा कोई प्लान वजूद में आ चुका था, तब भी 8 महीने काफी थे खादी के करोड़ों झंडा बनाने के लिए। क्या इस देश में खादी और सूती के कपड़ों की कमी हो गई है, जिसके कारण नियमों में बदलाव कर पॉलिएस्टर का झंडा बनाने का विकल्प जोड़ा गया? सरकार को बताना चाहिए कि उसके विभागों ने झंडे के लिए जो ऑर्डर दिए हैं या दिए जाने वाले हैं, उनमें खादी के कितने करोड़ झंडे हैं। खादी का तिरंगा बनाने का यह कारखाना कर्नाटक के हुबली जिले में है। यहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही खादी का तिरंगा बनाने के लिए अधिकृत किया है। जब से पॉलिएस्टर का तिरंगा बनाने की अनुमति दी गई है, हाथ से तिरंगा बनाने वाले यहां के कामगारों के आगे अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। यहां पर ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं, जिनकी संख्या 1200 के करीब बताई जाती है। यह सब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के सचिव शिवानंद माथापति ने पॉलिएस्टर का झंडा बनाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री और सांसदों विधायकों को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि 2 साल से कोरोना के कारण उनकी संस्था को भारी घाटा हुआ। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव होने के कारण उम्मीद थी कि 4 से 5 करोड़ का तिरंगा बिकेगा, लेकिन अभी तक 70 लाख के ही ऑर्डर आए हैं। 15 अगस्त आते आते बहुत से बहुत 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर आएंगे। पॉलिएस्टर का झंडा बनाने की अनुमति देने से ऑर्डर काफी कम होने लगे हैं। कर्नाटक में 30 से 40 हजार लोग खादी के सेक्टर में काम करते हैं। सरकार के इस एक फैसले से इन सभी को झटका लगेगा। कर्नाटक का खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ बेहद पवित्रता और अनुशासन से तिरंगा बनाने का काम करता है। पॉलिएस्टर ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। KKGSS इसके खिलाफ 27 जुलाई को आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। जब ये लोग पॉलिएस्टर में बनाने के लिए परमिशन देने के बाद सभी प्राइवेट कंपनी ने करोड़ों का फ्लैग प्रोडक्शन करने चालू कर दिया। इसी वास्ते हमारा जो कपड़ा बनाया और सभी लोगों के पास सही स्टॉक पड़ गया है, उसका सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स बहुत कम हो गया है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और हमारा सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब को जाके मिलके लेटर दे दिया। इसके बारे में कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गवर्नमेंट से था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे को। ऐसा हो गए तो सभी खादी संस्था बंद हो जाएगा। कम से कम कर्नाटक में 45,000 आर्टिजन्स काम कर रहे, सब लोग उनका काम चले जाएगा। KKGSS कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की स्थापना 1 नवंबर 1957 को राज्य के गांधीवादियों ने मिलकर की थी, ताकि गांव में उद्योग धंधा चालू हो सके, फले फूले। पूरे देश में एकमात्र यूनिट है जिसे भारतीय झंडा बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर जब खादी ग्रामोद्योग की किसी संस्था का नाम नहीं देखा, तभी खटका था कि ऐसा क्यों हुआ है। क्यों शुरू के 11 सप्लायरों में से गुजरात के ही ज्यादातर हैं। खादी उत्पादन का विभाग लघु एवं मझोले उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। MSME के मंत्री नारायण राणे ने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में एक जानकारी दी कि पिछले 7 वर्षों में भारत में खादी संस्थाओं के 122 बिक्री केंद्र बंद हुए हैं, लेकिन 624 नए बिक्री केंद्र खुले भी हैं। 624 बिक्री केंद्रों में से 326 बिक्री केंद्र अकेले उत्तर प्रदेश में खुले हैं। इन सभी बिक्री केंद्रों के नाम हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर होने चाहिए थे। 15 अगस्त तक के लिए नारायण राणे के मंत्रालय ने नए बिक्री केंद्रों की स्थापना क्यों नहीं की? क्या यह अच्छा नहीं होता कि घर घर तिरंगा अभियान के साथ खादी का तिरंगा का अभियान जुड़ जाता? इसी बहाने इससे जुड़े लाखों लोगों को ज्यादा काम मिलता, उनके हाथ में पैसे आते। अब तो झंडा कभी भी फहराया जा सकता है। अगर शुरुआत से ही खादी के झंडे को प्राथमिकता नहीं मिलेगी
तो इसकी जगह पर लोग पॉलिएस्टर का ही झंडा खरीदेंगे और यही चारों तरफ उपलब्ध दिखाई देगा। जब आत्मनिर्भर भारत का नारा चल रहा है, तब क्यों नहीं खादी ग्रामोद्योग के हर सेंटर पर तिरंगा बनाने का अभियान चलाया गया। इससे तो कई जिलों में लोगों के पास रोजगार और पैसे दोनों पहुंचते। पॉलिएस्टर का झंडा बनेगा तो हो सकता है कि आयातित कपड़ों का भी इस्तेमाल हो जाए। तब फिर आत्मनिर्भर भारत के नारे का क्या मतलब रह जाएगा। कानून में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि खादी इस्तेमाल होगी झंडा बनाने में, और मोदी जी ने कहा है कि अब हम पॉलिएस्टर भी यूज कर सकते हैं। और पॉलिएस्टर के जो हैं बड़े बड़े लोग के नाम तो आप पहले से ही जानते हैं। और हम लोग को लगता है कि रोज सुबह जो है मोदी जी और अमित शाह जी जगते हैं, बोलते हैं कि आज देश का क्या बेचना है। शुरू करते हैं एयरपोर्ट से, फिर कभी जो है बंदरगाह से। मोदी जी और दोनों सुबह जगते हैं और अमित शाह जी शुरू करते हैं कि आज इसको बेच दो, इसको बेच दो। कभी ट्रेन लाइन बेच देते, कभी रेलवे लाइन बेच देते हैं। अब जब जो है पूरे भारत की संपत्ति की कबर्ड जब खाली हो रही, तो इनके ऊपर नजर झंडा पे पड़ गया। तिरंगा अभियान के बहाने राजनीति का भी अभियान कहां पीछे रहने वाला है। बीजेपी ने आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली है। तिरंगा का संबंध शुचिता, पवित्रता, सच और अहिंसा से है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में पूछताछ की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी सूर्या का भी नाम हमला करने वाले आरोपियों में शामिल है। लेकिन वही तेजस्वी सूर्या आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि यह कोई सिविलाइजेशनल टास्क है जिसे कश्मीर के युवाओं और भारत के युवाओं को पूरा करना है। सिविलाइजेशनल टास्क, ऐसा लगता है कि सभ्यता का कोई होमवर्क बाकी रह गया है जिसे स्कूल खुलने से पहले पूरा करना होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 17 जुलाई के दिन पीआईबी की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है इसके संबंध में, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यह सिविलाइजेशनल टास्क है। यही लिखा है कि सभी को प्रेरित करना है और यह अभियान स्वैच्छिक है, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। फिर यह टास्क की बात कहां से आ गई। देश को जो नेतृत्व देंगे ऐसा नेता कश्मीर से पैदा होगा। जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के साए में बीजेपी ने श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली। एक ऐसे इलाके में जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर हमेशा से तनाव रहा है, ये तिरंगा रैली एक सांकेतिक प्रतीक बनी। बीजेपी नेताओं ने जब लाल चौक से लेकर करगिल वॉर मेमोरियल तक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से ये रैली मुमकिन हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगला कदम अब जम्मू कश्मीर को फिर से पूरी तरह भारत में शामिल करने का है। आज के जम्मू कश्मीर का कंप्लीट कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन पूर्ण रूप से करना हम सबका दायित्व है। देश भर से आए बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 200 सदस्यों ने इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। वो मंगलवार को करगिल में विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करगिल युद्ध में जीत को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लाल चौक में मोटरसाइकिल रैली के कार्यक्रम के लिए कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ता लाए गए थे। मोहम्मद अशरफ हाजिम का कहना है कि 1992 के बाद ये दूसरी बार है कि वो यहाँ तिरंगा फहराए जाने का हिस्सा बने। मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, मैं भी यहाँ पहुँचा। जब तिरंगा चढ़ा तो मेरे भी हाथ उठ गया सैल्यूट के लिए, तो किसी आदमी ने मेरा हाथ थाम लिया। क्या नाम है? मैंने बोला अशरफ आजाद हूँ मेरा नाम। फिर हमको साथ लिया, वो था नरेंद्र भाई मोदी। तब से आज तक ये बीजेपी के साथ है। लेकिन तिरंगा फहराने को लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक सरकारी सर्कुलर में आदेश दिया गया कि जम्मू कश्मीर के हर निवासी को अपने घर पर तिरंगा फहराना होगा। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसके विरोध में ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों से तिरंगा फहराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर दुश्मन का कोई इलाका हो जिस पर कब्जा करना है। देशभक्ति खुद से आती है,
इसे थोपा नहीं जा सकता। ऐसी आलोचनाओं के बाद अधिकारियों ने कहा कि आदेशों को वापस ले लिया गया है और घरों या दुकानों पर तिरंगा फहराना लोगों की अपनी इच्छा पर निर्भर रहेगा। बेसिकली ये एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। लाल चौक की खास पॉलिटिकल अहमियत है, यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेफरेंडम की बात की ताकि कश्मीरी लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करें। 1992 में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी यहाँ आए और यहाँ तिरंगा लहराने की कोशिश की और आज जैसा मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली यहाँ शुरू की गई। बीजेपी की साफ मैसेज है, एक जंगा एक देश। लाल चौक श्रीनगर से नजीर मसूद। इस अभियान के तहत आप जब भी तिरंगा फहराएं, सेल्फी लेकर वेबसाइट पर जरूर डालें ताकि पूरी दुनिया देखे। यही कहा जा रहा है। अभी तक 6.25 लाख से अधिक लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर अपलोड भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार यह अभियान 22 जुलाई से ही शुरू हो चुका है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की सभी सरकारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टा और ट्विटर हैंडल पर तिरंगा की तस्वीर 22 जुलाई से ही लग जानी चाहिए। आम लोगों से भी यही अपील की गई है। आज शाम 5 बजे जब हम गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर चेक कर रहे थे तो उनकी डीपी में तिरंगा झंडा की तस्वीर नहीं थी। 17 जुलाई को जब अमित शाह ने तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसी बैठक से संबंधित प्रेस नोट में इसकी जानकारी दे दी गई थी। अमित शाह के ट्विटर हैंडल के कवर पिक्चर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीर है, तिरंगा की तस्वीर अभी नहीं लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल की डीपी में भी उनकी ही तस्वीर है। प्रधानमंत्री के कवर पिक्चर में 2019 की जीत की तस्वीर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल की डीपी पर भी तिरंगा नहीं है। वित्त मंत्री ने भी ट्विटर की डीपी या कवर पेज पर तिरंगा की तस्वीर अभी नहीं लगाई है। अभियान के शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। मंत्रालयों की डीपी में भी अभी तक तिरंगा की तस्वीर नहीं लगी है। इन सभी को पीआईबी का प्रेस नोट पढ़ना चाहिए। झंडा को लेकर अभी राजनीति के कई और रूप देखने को मिलेंगे। देश की राजनीति बिना लाइसेंस के बार चलाने, विधायक के फार्म हाउस में कथित रूप से वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाने, बार चलाने और शिक्षकों की भर्ती में कथित रूप से करोड़ों रुपए घूस लेने के मामले का साक्षात तमाशा देखती रहेगी भारत की जनता। लेकिन उसे देशभक्ति का इम्तिहान भी देना होगा। गौरव का एक ऐसा ही पल मार्च और अप्रैल के महीने में आया था। उन पलों में ले जाने के लिए फ्लैशबैक बहुत जरूरी है। फ्लैशबैक में ही पहुंचकर आप खुद को पाते हैं कि आपने नहीं समझने की जो कस्में खाई हैं, नहीं समझने की, उसे आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। यही हाल नमामि गंगे को लेकर है और यही हाल ऑपरेशन गंगा को लेकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। यूक्रेन से लाए गए छात्रों से कहा जा रहा है कि भारत माता की जय बोलें। भारत की धरती पर वायुसेना का विमान उतरा है। मेडिकल छात्रों ने थोड़ी हिचक के साथ जोर से भारत माता की जय के नारे लगा दिए हैं। चैनलों पर यह वीडियो चला है। जाहिर है दर्शकों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा हो गया है। इस विमान में मंत्री जी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितना ध्यान रखते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपके स्वागत के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भेजा है। प्रधानमंत्री जी इज इन टच विद द यूक्रेनियन राष्ट्रपति जी। सब पूर्व निर्धारित है, सब ठीक होगा, प्रभु ठीक करेंगे। हमारा नेतृत्व आज मोदी जी कर रहे हैं। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है। यहां बनारस में प्रधानमंत्री यूक्रेन से निकाल कर लाए गए छात्र से मुलाकात कर रहे हैं। फ्लैशबैक में इन तस्वीरों को देखकर याद आ रहा होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में ऑपरेशन गंगा को लेकर कितने दावे किए जाते रहे। भूल तो आप यह भी गए होंगे कि वहां फंसे छात्रों को निकालने के लिए मीडिया के कुछ हिस्से ने और विपक्ष ने कितना जोर शोर से अभियान चलाया। लेकिन जब ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ तब खबरें इस तरह से चलने लगी जैसे किसी सरकार में ऐसी संवेदनशीलता कभी नहीं देखी गई थी।
यूपी का चुनाव चल रहा था, यूक्रेन से लाए गए मेडिकल छात्रों के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रख दिया गया। जोश का ज्वार ऐसा फैला कि पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद तक झूठ बोल गए कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात कर युद्ध रुकवा दिया और मेडिकल छात्रों की जान बचाई गई। जून महीने में गुजरात के शिक्षा मंत्री का बयान है कि मोदी ने रूस और यूक्रेन से बात कर 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया। आज तक यह युद्ध नहीं रुका है, लेकिन जब 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया गया तब खुद प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय क्यों नहीं लिया? शायद इसलिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बता दिया है कि युद्ध रुकवाने जैसी बात बेमानी है, फालतू है, सर के ऊपर से गुजर जाने वाली है। क्या यह सब आपको फ्लैशबैक के जरिए याद आने लगा है? नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन के। उन्होंने कहा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है, हम अपने बच्चों को नई चोट देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपका कहना है। I think that's a kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. फ्लैशबैक जरूरी था ताकि आप याद कर सके कि ऑपरेशन गंगा को लेकर श्रेय लेने की कितनी होड़ मच गई। उसके लिए झूठ तक बोला गया। हम नहीं जानते कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो इस झूठ को सच मानते हैं कि यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ समय के लिए युद्ध ही रुकवा दिया। क्या आप सरकार से पूछना चाहेंगे कि जब युद्ध रुकवा सकते हैं तब फिर यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तब कैसे इनकी हर वापसी के साथ प्रचार हो रहा था? अब ये क्या कर रहे हैं, कोई समाचार भी नहीं छपता है। दिल्ली का रामलीला मैदान 23 से 27 जुलाई के बीच यहां पर यूक्रेन से आए छात्रों और उनके माता पिता भूख हड़ताल पर बैठे नजर आ रहे हैं। 18,000 छात्रों का भविष्य अधर में लौटा है। आंदोलन के प्रति इनकी गंभीरता देखिए कि 200 भी मुश्किल से नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि इस पूरे शहर में इन्हें लेकर प्राइम टाइम का ये एंकर ही गंभीर है। 18,000 छात्र हैं, माता पिता होंगे, क्या यहां संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? अपने आंदोलन को खुद ही पार्ट टाइम बनाएंगे तो कौन गंभीरता से लेगा? दूसरी बात, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। जब प्राइम टाइम में अपने आंदोलन का कवरेज देखेंगे तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं इतना भी अनजान नहीं हूं, उनकी हकीकत जानता हूं। तीसरी बात, ऐसी समस्या के कवरेज को नौजवान ही नहीं देखते। छात्रों को केवल अपनी परीक्षा, अपनी समस्या, अपने आंदोलन से मतलब है। यह भी बताना जरूरी था जब ये खुद दूसरों की समस्या से मतलब नहीं रखते तो इनकी समस्या को लेकर दूसरा क्यों परवाह करे? चौथी बात, इनका आंदोलन रामलीला मैदान में हो रहा है जो अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। इस मैदान में अन्ना आंदोलन और लोकपाल आंदोलन का एक ऐसा रहस्यमयी अतीत दर्ज है जिसके कारण यहां होने वाला कोई भी आंदोलन फर्जी सा ही लगता है। रामलीला मैदान की राजनीतिक साख समाप्त हो चुकी है। आप पता कर सकते हैं कि कानून पास होने के बाद कई साल क्यों लगे लोकपाल बनने में, और जब बन गए लोकपाल जी तो उनका रिकॉर्ड क्या है? भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी खबर में लोकपाल का जिक्र नहीं आता, ईडी का ही आता है। इन बातों को याद करते हुए इन्हें यह भी याद रखना चाहिए छात्रों को कि 18,000 छात्रों का भविष्य कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। जब ले आए यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर रहे, अभी हमको प्रॉमिस किए थे बट अभी बोल रहे कि ये एक्ट है 1956 एक्ट है, 2019 एक्ट हो गया। अभी ये एक्ट के वजह से हमें अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। बोल रहे कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास अकोमोडेशन करने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। बट जो भी है, एक एक ईयर में एक एक कॉलेज में 4-5 जनों से 4-5 स्टूडेंट से ज़्यादा तो नहीं है। इनके लिए अलग से फैकल्टी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया में एकोमोडेट किया जाए, या गवर्नमेंट जो भी रास्ता निकालती है हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। भारत में 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। क्या यहां इन्हें एडमिशन दिलाकर इनकी पढ़ाई पूरी कराई जा सकती है?
इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है और मेरी इस पर कोई राय नहीं है। नियम कानून इसके खिलाफ लगते हैं और वहां पढ़ रहे मेडिकल छात्र भी विरोध करने लग सकते हैं। भारत आने के बाद कुछ दिनों तक ऑनलाइन क्लास चली थी यूक्रेन से, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन तबाह होता गया ऑनलाइन क्लास बंद होती चली गई। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के सांसदों को इनकी चिंता नहीं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 सांसदों ने एक बेहद जरूरी सवाल पूछे हैं। डॉक्टर गड्डम रंजीत रेड्डी, डॉक्टर वेंकटेश नेता बोरलांकुंता, दयाकर पसुनूरी, कविता मलोथू ने लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यूक्रेन से आए 400 मेडिकल छात्रों को राज्यों के मेडिकल कॉलेज में समायोजित किया है। क्या नेशनल मेडिकल कमीशन ने राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी है? क्या सरकार इन छात्रों को यूरोप या अन्य जगहों के मेडिकल कॉलेजों में समायोजित या ट्रांसफर करने का कोई प्रयास कर रही है? इसके जवाब में 22 जुलाई को स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि भारत में मेडिकल शिक्षा की नियामक संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यानी बंगाल सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजों में यूक्रेन के छात्रों को समायोजित किया है, उसकी जानकारी नेशनल मेडिकल काउंसिल को नहीं है। यह जवाब है केंद्रीय राज्य मंत्री का, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का। इसी सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहती हैं कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में इस बात का कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से आए छात्रों का ट्रांसफर भारतीय मेडिकल कॉलेज में हो जाए। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इन छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेज में समायोजित करने को लेकर कोई अनुमति नहीं दी है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले 18,000 भारतीय छात्रों का भविष्य हवा में लटक गया है। अगर नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती है? क्या सरकार को नियमों में बदलाव को लेकर नहीं सोचना चाहिए? इसी 1 जून को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी। वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देते हैं कि हम यूक्रेन के आसपास के देशों से बात कर भारतीय छात्रों की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे मेडिकल की पढ़ाई को जारी रख सकें। हमने हंगरी से बात की है और हंगरी ने इसके लिए सहमति भी जताई है। हम अपने बच्चों की मदद के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। यह बयान 1 जून का है। 6 अप्रैल को लोकसभा में विदेश मंत्री यही बात कह चुके हैं। 25 जुलाई तक हालात में कोई बदलाव नहीं है। So let me add, because I want to update that picture. Yes, there was an offer from Hungary, and in addition to Hungary, we have been in touch with Poland, Romania, Czech Republic, Kazakhstan, because they all have similar models of education. There is also a question of education loan, because all these students have taken education loan, and our figures are that 1,319 students have outstanding loans, and the government finance minister informed this house a few days ago that government has asked Indian Banks Association to assess the impact of the conflict and to initiate consultations in regard to the repayment of loans. विदेश मंत्री के अनुसार हंगरी से अगर प्रस्ताव आया है तो वह किस मुकाम पर है? अन्य देशों के साथ अगर मेडिकल छात्रों को लेकर बात हो रही है तो उसका क्या नतीजा है हम नहीं जानते। भारत के विदेश मंत्री का बयान अप्रैल और जून का है, जुलाई बीतने जा रहा है। इस मामले में सरकार इन छात्रों को क्यों नहीं बता सकती कि होगा क्या? यूक्रेन पर रूस की तबाही से केवल भारत के छात्र प्रभावित नहीं हुए। वहां ब्रिटेन, घाना, नाइजीरिया, चीन समेत कई देशों के छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार पता चलता है कि कुछ देशों ने अपनी तरफ से समाधान निकालने का प्रयास किया है। नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी में अच्छी तनख्वाह और बुनियादी ढांचे की मांग को लेकर लेक्चरर प्रोफेसर 4 महीने से हड़ताल पर हैं। इसके बाद भी वहां की सरकार ने एक समाधान निकाला। यूक्रेन से निकाल कर लाए गए 1000 छात्रों से कहा गया है कि वे 15 जुलाई तक नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय की साइट पर पंजीकरण कराएं। नाइजीरिया की सरकार ने यूक्रेन से ऑनलाइन डिग्री लेने को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अपने देश में इन छात्रों की पढ़ाई की कोशिश की जा रही है। घाना ने कैरेबियन द्वीप से एक समझौता किया है। इसके तहत ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में यूक्रेन से निकाल कर लाए गए 200 छात्रों का एडमिशन कराया गया है ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। घाना ने यह काम मार्च के महीने में कर दिया था।
घाना अन्य देशों से भी बात कर रहा है। 18 मई की एक और खबर है कि यूक्रेन में पीएचडी कर रहे छात्रों को 6 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में अपना रिसर्च पूरा कर सकें। 18 मई की यह खबर ब्रिटेन की है। करीब 4000 मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप पाने वाले छात्रों का कहना है कि नवंबर 2021 से छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है। इसके लिए वे कभी अल्पसंख्यक मंत्रालय तो कभी यूजीसी को पत्र लिख रहे हैं, जवाब भी आता है मगर पैसा नहीं आ रहा है। ऐसी खबरों को देखने का धीरज जब दर्शकों में नहीं है, जब युवाओं में नहीं है, तब सरकार पर क्या असर पड़ेगा? आप खादी का झंडा खरीदेंगे या पॉलिएस्टर का? खादी का खरीदिए और ब्रेक ले लीजिए। क्या मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है? एनडीटीवी इंडिया की पड़ताल तो यही बता रही है। आज भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जगह जगह पेड़ों की छटाई कटाई, वो भी पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ। मुंबई का फेफड़ा कहे जाने वाले करीब 1800 एकड़ में फैले आरे की ये तस्वीरें हैं। आरेची काळजी रे आमारेची काळजी रे, नको हा खोटा विकास, मुंबई होईल भकास, काढूनी दुसरी तू वाट चाल कांजुला। सेव आरे मुहिम से जुड़े कुछ वॉलंटियर्स को 149 का नोटिस थमाया गया कि आरे में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग न करें। इस चेतावनी के बीच 4 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से 2 एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर 3 बजे के लाइव के दौरान बताया गया कि आरे के अंदर धारा 144 भी लागू की गई है। हमसे बात करते हुए में लाइव आप देखिए, ये जो 2 शख्स थे उनको ये ले जा रहे हैं डिटेन करके। धारा 144 चूंकि उन्होंने लगाया है, सर का कहना है, तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सर आप धारा 144 लगा चुके हैं यहाँ पे, पूरे आरे में है क्या? अभी भी आपने 2 को डिटेन किया इस वक्त? तो किसी ने डिटेन नहीं किया मैडम, हमारे को। मैडम आपका हो गया होगा तो जाइए। ये जीप निकलते हुए इनको पुलिस चौकी लेकर जा रहे हैं और मीडिया से बात करने से मना किया, जैसे कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और कारशेड का काम देखिए यहाँ पर चल रहा है। वहीं पुलिस बात करने से बचती रही। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। सर क्यों यहाँ पे मीडिया को क्यों रोका गया? मीडिया को रोका नहीं मैडम, चलिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो दादा। कुछ कार्रवाई इन लोगों पर हुई है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से हुई है? गार्डन वाले चलिए अपना काम कीजिए, चलिए पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, चलिए। धारा 144 है क्या सर इधर? चलो पूरा मीडिया को पूरा बताया हुआ है। कार शेड के भीतर जेसीबी की हरकत भी दिखी। पुलिस कैमरे पर कुछ भी रिकॉर्ड करने से रोकती रही। इससे पहले महाराष्ट्र में जब फडणवीस सरकार थी तब इस इलाके में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए करीब 2500 पेड़ काटे जाने की बात कही गई थी। आरे को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ रहे पर्यावरणविद दावा करते हैं कि फिलहाल करीब 200 पेड़ ही कटे हैं। कारशेड के निर्माण में करीब 2000 पेड़ और काटे जाएंगे। लास्ट टाइम जब पेड़ कटे थे तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 ही पेड़ कटे थे, क्योंकि बाद में फिर रोक दिया था कोर्ट ने, स्टे ऑर्डर ला दिया था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद इन्होंने बताया कि हम लोग ने 2100 पेड़ काटे। एक्चुअली वो सरासर झूठ है, 2100 पेड़ कोई काटे नहीं गए। हम लोग वहाँ पे रहते, वहाँ पे अंदर अभी आप जाओगे भी तो अभी आप जाके देखोगे कि ये 2.5-3 साल में अगर देखोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ बढ़ चुके हैं। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद हम आरे के अंदर पहुंचे थे, क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था, कई सवाल पूछे जा रहे थे। अंदर पहुंचकर किसी तरह से हमने 20 से 25 मिनट की शूटिंग खत्म की, उसके बाद हमें भी बाहर निकलना पड़ा। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कोर्ट में जब फडणवीस सरकार ने कहा था कि कारशेड बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाने उतने काटे जा चुके हैं और अब नए पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तब ये छटाई कटाई क्यों हो रही है आरे के अंदर, वो भी पुलिस बंदोबस्त के साथ। अगर मॉनसून का हवाला भी दिया जा रहा है कि मॉनसून के नाम पर छटाई हो रही है पेड़ों की, तो आपको बता दें कि आज तक आरे के भीतर किसी भी मॉनसून में इस तरह से पेड़ों की छटाई या कटाई नहीं हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।